हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है हम पढ़ रहे थे स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस में कौन कौन से स्कोप हैं, इससे पहले पढ़ा है हमने इसका मीनिंग कि इसमें क्या क्या मीनिंग आता है कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। फिर उसके बाद हमने कुछ राइटर्स की जो है डेफिनेशन पढ़ी कि पब्लिक फाइनेंस में कौन कौन से राइटर्स हैं। उसके बाद कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके स्कोप में। फर्स्ट तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में आपको पता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट जो होती है उसके द्वारा कि हमें कहाँ पे कितना एक्सपेंस करना है, वो कौन कौन से सोर्स होंगे जिनके द्वारा हमें क्या करना है, एक्सपेंस करना है, और किस क्षेत्र में कहाँ पे कितना पैसा किसके लिए कलेक्ट करना है गवर्नमेंट के वो जनता के द्वारा, और उस जनता के धन को जनता के लिए किस प्रकार से यूज़ करना है, इस चीज़ के बारे में बताया गया था। इससे रिलेटेड पूरा का पूरा आपको एक टॉपिक भी मिलेगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है। पब्लिक एक्सपेंडिचर के बाद मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पब्लिक रिवेन्यू क्या होता है। पब्लिक रिवेन्यू भी क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है कि पब्लिक रिवेन्यू नहीं होगा तो क्या हो सकता है, कोई पब्लिक जो फाइनेंस होती है उसका कोई मीनिंग या अर्थ नहीं रह सकता है। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे पब्लिक डेब्ट की। पब्लिक डेब्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम सार्वजनिक ऋण भी कहते हैं। सार्वजनिक ऋण क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि जैसे वर्ल्ड वार हो गया है तो वर्ल्ड वार के टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोगों को अपना धन तक निकाल के क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से पब्लिक डेब्ट कहते हैं, या जो सार्वजनिक ऋण है इसे सार्वजनिक ऋण के नाम से भी हम जानते हैं। यह धन जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसके लिए जो गवर्नमेंट है उसके लिए पब्लिक डेब्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि उसके पास क्या होता है, अपनी जो कंट्री होती है, अपनी जो नेशन होता है उसको चलाने के लिए उसके पास सोर्सेज नहीं होते हैं, या उसके पास क्या होता है, पैसा नहीं होता है जिसके कारण क्या कर सके, अपनी कंट्री को क्या कर सके, सही ढंग से चला सके। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, वर्ल्ड वार हो गया है या कुछ भी युद्ध या कोई हमारे सामने आपातकालीन कोई स्थिति बन जाती है, तब भी हमें क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो उस टाइम पे जो जहाँ की भी गवर्नमेंट होगी, वो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, तो ऐसे में क्या करती है, वो पब्लिक से डेब्ट लेना स्टार्ट कर देती है, ऋण लेना स्टार्ट कर देती है। अब हम अगर पब्लिक डेब्ट को देखें, जब गवर्नमेंट के पास ये क्या होती है, धन की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे वो क्या करती है, जनता को बुलाती है, या जनता का मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि वो जनता हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों से लोन लेती है। हमारे पास तो खुद की इसेंशियल्स नीड ही नहीं कंप्लीट हो पाती, तो कैसे दे पाएंगे। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जैसे अंबानी, टाटा, इन सब के द्वारा क्या होता है, वो पब्लिक डेब्ट या पब्लिक लोन लेती है और अपने जो खर्चे हैं उनको चलाने की पूरी तैयारी करती है, ठीक है। तो पब्लिक डेब्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट के हाथ में ही सब कुछ होता है, वो डिसाइड करती है कि हमें इस जो लोन ले रहे हैं, लोन के ऊपर जब हम रिटर्न करेंगे इस लोन को, तो उसके ऊपर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो सब कुछ अथॉरिटी होती है ना गवर्नमेंट के पास, तो एक तरीके से तो इस टाइम पे क्या होता है, जो जनता होती है उसको बहुत ज़्यादा हानि भी फेस करनी पड़ती है, लॉस भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है, वो क्या करती है, जब आपको पता है कि गवर्नमेंट लोन देती है जनता को, तो वो क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई करके चलती है। पर जब गवर्नमेंट लोन लेती है जनता से, तो जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको क्या करके चलती है, कम चलती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है, उसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है तो वो ऐसे में क्या कर सकती है, जनता का जो होती है एक तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि राज्य किन किन सिद्धांतों पर और किन किन कार्यों के लिए ऋण लेते हैं आदि। इसमें देखा जाएगा कि जो राज्य होता है वो कौन कौन से क्या होता है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद वो किस तरह से जनता से लोन लेगा और उस लोन को कैसे पेड करेगा। कई बार वह क्या करता है, उस लोन को इंटरेस्ट के बदले में उन्हें जो जनता होती है उसे कहता है कि हम आपसे लोन ले रहे हैं और इस लोन के बदले में हम आपको रिटर्न में क्या करेंगे, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देंगे जब हमारी क्या होगी, कंडीशन सही होगी। तो बहुत सारी क्या होती है, हमें प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं, पर पब्लिक डेब्ट एक ऐसा डेब्ट होता है जिसके कारण क्या होती है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और लोगों को गवर्नमेंट की हेल्प करनी भी पड़ती है, उनके सामने एक मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी आप कह सकते हैं। क्यों?
क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या होती है, सत्ता होती है एक तरीके से, और जब उसके पास सत्ता होती है तो जिसके पास सत्ता है उसकी पावर है तो सिंपल सी बात है वो कुछ भी कर सकती है। तो उस टाइम पे अगर जनता चाहे भी कि हम लोन ना दें, तो पर हमें क्या होता है अपनी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए ऐसी हेल्प क्या करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को करनी ही पड़ती है। और ये कंडीशन ज़्यादातर हमें देखने के लिए कब मिलती है, जब क्या होता है युद्ध होता है, कोई वर्ल्ड वार वगैरह आपको, या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो जाए, तब भी आपको ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। अब आपका फोर्थ है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एडमिनिस्ट्रेशन के बिना तो कोई एक छोटा सा शहर हो वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही तो सब कुछ कंट्रोल होता है, जिसे हम प्रशासन कहते हैं। पर जब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की, तो इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम कहते हैं वित्तीय प्रशासन। देखो आप लोग देखते हो कि वित्त के ऊपर ही तो सब कुछ डिपेंड करता है। तो जो वित्तीय प्रशासन होता है, इसके अंतर्गत मुख्यतः तो 3 बातें जो होती हैं उनको हम जानते हैं। एक तो क्या होता है बजट बनाना, ठीक है। बजट बनाना जो किसका काम होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, बजट बनाना, उस बजट को प्रेजेंट करना, उस बजट में ये देखना कि कई बार देखते हैं ना कि बजट अच्छा है या बेकार है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर रहती है। गवर्नमेंट कई बार बहुत सारी चीज़ों के रेट घटा देती है, डिक्रीज़ कर देती है, और कई सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है या उनके रेट बढ़ा देती है। तो जब बजट आता है तो बजट में सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि इस चीज़ के रेट गिर गए, इस चीज़ के रेट बढ़ गए, ठीक है। तो ये सारे काम क्या करता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत किए जाते हैं। जनता के सूचनार्थ उसे प्रकाशित करना, जो जनता की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या होता है प्रकाशित करने का काम भी कौन करता है, बजट के द्वारा किया जाता है। जो हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है वो फैब में क्या होता है बजट को प्रेजेंट करता है, उसमें बताता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए फेवर में है, किस चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, किस चीज़ के रेट घट के हैं, किसके ऊपर कितना टैक्स बढ़ गया है, टैक्स की रेट क्या होगी, इनकम के ऊपर आपको टैक्स क्या देना पड़ेगा, सर्विस के ऊपर आपको टैक्स क्या देना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सारी हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद है लेखों का अंकेशन करना, जो भी हमारे लेखे होते हैं। अंकेशन का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले तो आपको। अंकेशन का मतलब होता है खातों की जांच पड़ताल करना, ठीक है। जो खातों की हम जांच पड़ताल करते हैं उसे हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं हम उसे अंकेशन का। अंकेशन के बिना क्या कर सकते हैं हम खातों की जांच पड़ताल नहीं कर सकते। अब अंकेशन कैसे कैसे होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अंकेशन में कैसे हो सकता है, एक तो आप लोगों का क्या होता है, मान लीजिए हम किसी कंपनी में हैं तो कंपनी में ही क्या करते हैं, एक हम ऑडिटर नियुक्त कर देते हैं जो हमारे खातों की डेली के खातों की जांच पड़ताल करता है, ठीक है। सेकंड ऑडिट क्या होता है, सेकंड ऑडिट वो होता है कि जब हम क्या करते हैं किसी ऑडिटर को नियुक्त ना करके और किसी कंपनी में कोई अलग से कोई व्यक्ति आता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा भी भेजा जा सकता है, ठीक है। और वो क्या करता है उनके खातों की जांच पड़ताल करता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, कंपनी है एसबीआई में अगर क्या होता है, जैसे कि उसके फाइनेंशियल ईयर होता है, आप लोगों को पता है 1 मार्च से होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो उसके बाद उसके अकाउंट्स की सारी जो होती है एनालाइज करना, उसको एनालाइज का मतलब भी एक तरीके से जाँच पड़ताल ही होती है कि उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे इन्होंने पैसा गबन तो नहीं कर रखा। ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए किसमें मिलती है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है वो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। देखो इकोनॉमी स्टेबल करना बहुत बड़ी बात होती है। अब पब्लिक फाइनेंस के हाथ में होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करें, वो कौन कौन से चीज़ें यूज़ करें, कौन सी प्लानिंग करें, कैसे प्लानिंग करें कि जो हमारी इकोनॉमी हो वो स्टेबलाइज हो जाए। उसके लिए इन्होंने बताया है, इसको हम आर्थिक संतुलन भी कहते हैं। राजस्व के इस अंग के अंतर्गत देश में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए राजकोषीय नीतियाँ कुछ हमारी क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ हमें नीतियाँ कुछ प्लानिंग करनी पड़ती हैं, और उन नीतियों के प्रयोग का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद एक राइटर है प्रोफेसर जिसे कहते हैं हम मसग्रेव ने लिखा है कि स्थिरीकरण शाखा का नाम भी दिया गया है, इसे हम स्टेबलाइजेशन ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की जगह पे आप बताइए कि स्टेबलाइजेशन ब्रांच क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी इसमें। उसके बाद होता है हमारा फेडरल फाइनेंस की संघीय वित्त क्या होता है।
फेडरल फाइनेंस में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि विश्व के जिन देशों में संघीय शासन प्रणाली है, विश्व के कुछ देश हैं वहाँ पे क्या होती है, फेडरल फाइनेंस सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया आदि। ऐसे देशों में केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच वित्त साधनों का बंटवारा उनके पारस्परिक वित्तीय संबंधों के अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि राजस्व की विषय सामग्री का 3 दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है। वो क्या होता है, एलोकेशन ब्रांच के रूप में हम कर सकते हैं इसका, हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच कह सकते हैं, एलोकेशन बंटवारा शाखा जिसे कहते हैं कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं बहुत सारी ब्रांचेस में। डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच हो सकती है वो हमारी, और हमारी हो सकती है स्टेबलाइजेशन ब्रांच। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।